ओके सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेद प्रेप के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना अखिलेश सर, लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और बहुत बेहतरीन और बेसिक यूनिट जिसका नाम है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। और स्वागत करते हैं कुछ बच्चे हमारा, पंकज पांडे, संदेश, माही, पंकज पांडे। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद हमारे फेवरेट सर के नए साल में स्वागत है। रोहन निगम, प्रीति ठाकुर, गोगन कौर एंड रिमेनिंग ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। एंड सॉरी फॉर द डिले बिकॉज ये जो सेटअप आप लोग देख रहे हो ये मैं अपने घर से लाइव कर रहा हूँ, है ना। सो अब थोड़ा सेटअप कुछ ऐसा सही हो गया कि वहाँ कमरे में आराम करना और उस दूसरे कमरे में आके क्लास ले लेना। सो ज़िंदगी थोड़ी सी आरामदायक हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो गया कि अब कभी भी भाई क्लास लेनी है तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यार मैं तो बाहर हूँ, घर पे हूँ। घर पे ही तो स्टूडियो है, तो अब क्लास लेने के लिए भैया अब हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। और स्वागत है 2026 के इस नए वर्ष में, है ना। सिर्फ साल ही बदला है, किस्मत बदलनी बाकी है अभी हम लोगों को। सो मेहनत करेंगे किस्मत बदलने के लिए। दोस्तों आज का जो हमारे पास टॉपिक है डेट इज योर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 1। और इस केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग अपने जैम नेट गेट के पर्सपेक्टिव से जो सवाल पूछे जाने वाले हैं उन सवालों के ऊपर आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। बट कुछ बच्चे जो हैं शायद संस्कार 1 के बच्चे भी मेरे बैच में एडिड होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है उन बच्चों का हो चुका होगा। तो जिन बच्चों का हो चुका है, क्योंकि वो सिलेबस का काफी लास्ट पोर्शन था, सो हम लोगों ने उस क्लास को बहुत समय पहले करा था, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग भूल चुके हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम्हें उसके अलावा तो और कुछ याद है नहीं, है ना। तो मेरे वाला टॉपिक तो तुम भूल जाओगे ही जाओगे, क्यों इतना टाइम हो चुका है। तो एक बार आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों का रिवीजन हो चुका है दे कैन एंजॉय दिस क्लास, या फिर वो रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट से। अदरवाइज यू कैन टेक दिस लाइव क्लास जैसा कि शेड्यूल हो रखा है। डेली आपको शाम को 5 बजे मैं मिलूंगा। डेली नहीं, 2 दिन छुट्टी भी है भाई, अपने पे कुछ जिंदगी में कार्यक्रम है। सो 5 बजे मुलाकात होगी आपकी और मेरी इसी टॉपिक के साथ, केमिकल बॉन्डिंग। A very good evening, रोहन, प्रीति, गगन, आकांक्षा, रोहन, विस्मिता, भाग्यश्री, प्रीति, निकिता। संस्कार 2.0 वाले भी हैं, और जितने भी संस्कार वाले हों, आइए जरा अपने इस टॉपिक को, इस बेहतरीन से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अगर यूनिट की मैं बात कर रहा हूं तो इस केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट से पहले तो नेट वाले बच्चे ही देख लें, है ना। वो मैंने अभी क्लास के अंदर ही पढ़ा दिया था, बता दिया था, जो मैंने YouTube का डेमो सेशन लिया था, कि हमें क्लास के अंदर ही समझ में आ गया था कि नेट से कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये हमारे पास, कि 8 से 12 नंबर के आसपास की यूनिट्स हम लोग 12 मार्क्स के आसपास आपसे सवाल पूछा गया था, जो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और ये वाली यूनिट रहने वाली है, कंबाइंड यूनिट। और अगर बात करते थे जैम के पर्सपेक्टिव से तो वही 4 से 6 मार्क्स का, और नेट के गेट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो तकरीबन 3 से 5 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस का वेटेज रहने वाला है। क्या क्या चीजें हैं, कितने मार्क्स का आता है, ये सब हम लोगों ने जैम के सेशन में भी देख लिया और यूट्यूब सेशन जो हुआ था उसमें भी देख लिया था। सीधी क्लास की चर्चा से स्टार्ट करते हैं, क्लास के मुद्दे से बात करते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, और क्या क्या पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, आइए जरा पहले चर्चा वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों अगर मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग यूनिट की बात कर रहा हूं तो आपके इस केमिकल बॉन्डिंग, और कमेंट मत करना भैया क्योंकि मुझे फोन में देखना होता है कमेंट बार बार, है ना। तो कोई डाउट हो तो भी कमेंट करना। ये सब कुछ क्लियर है? चलो मौज है सर जी, ओके ओके। अरे मेरी क्लास में अब आ गया, मौज ही मौज है तुझे। अब तो इस चीज़ की टेंशन ही छोड़ दे तुझे कि तेरे को कोई मौज नहीं है, ठीक है। बस अब बार बार कमेंट मत करना, बिकॉज मुझे फोन में देखना पड़ेगा। जब डाउट होगा तो मैं आप लोगों से पूछ लूँ कोई डाउट है क्या। सो दोस्तों चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग की इस टॉपिक को ना मैं अभी थोड़े समय पहले यूपीएससी के बैच में पढ़ा रहा था, और यूपीएससी के 2 बैचेस पढ़ा रहा था। दोनों बैचेस में पढ़ाते समय पता चला कि दोनों बैचेस में पेपर का पूछने का पैटर्न ही अलग है। यूपीएससी का भी प्रीलिम्स के बैच में पढ़ा रहा था, वहां पे कुछ और सवाल पूछे जा रहे थे। यूपीएससी के मेंस के बैच में पढ़ा रहा था, वहां पे सवालों का लेवल ही कुछ अलग बना रखा था। और ये हम वापस आ गए आईआईटी जैम नेट गेट, कई दिनों बाद मैं आईआईटी जैम नेट गेट में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ। सो दोस्तों इस केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट्स के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं, सो अब जो एग्जामिनर है वो रेगुलर सवालों से थोड़ा अलग हटकर सवाल पूछ रहा है। जैसे उसने इस बार सवाल पूछा था, या मैं बोलूं कि जैम का इससे पिछले साल वाला सवाल पूछा था, एक रेगुलर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे थोड़ा सा हटकर वो सवालों को पूछने की कोशिश कर रहा है। मतलब चीजों को और डीप में हमें जानने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इन सवालों के अंदर वो अब 2 टॉपिक्स को मिक्स करवाने की बात कर रहा है।
आप लोगों से हर बार जो सवाल पूछा जा रहा है अब उसमें एसिड बेस एंड सॉल्वेंट थ्योरी की चीज को मिक्स करके ही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मतलब अगर किसी को एसिड बेस एंड सॉल्वेंट थ्योरी नहीं आता वो इस चैप्टर में भी गोल है। एक नंबर स्कोर कर पाए इस चैप्टर के अंदर बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी उसके लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने उन चैप्टर्स को भी साथ साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सो अभी के लिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद हम लोग जाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्वेंट थ्योरी की तरफ। क्या है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में बात? तो सर केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर हमें मेनली आपको शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन पढ़ाने के लिए आए हुए हो, यही आपका सर काम है। क्या पढ़ाओगे? शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन। किन मॉलिक्यूलों के लिए पढ़ाओगे सर आप शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन? तो भैया मैं उन मॉलिक्यूलों के बारे में शेप, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है। आयनिक मॉलिक्यूल की चर्चा मुझसे मत करो। आयनिक मॉलिक्यूल कैसे दिखते हैं, क्या शेप है, उसकी चर्चा करने के लिए हम लोग सॉलिड स्टेट वाले सर के पास जाएंगे, क्योंकि उनका काम है लैटिस को पढ़ाना। सॉलिड स्टेट वाले सर ही पढ़ाते कि सोडियम क्लोराइड का लैटिस है, सोडियम Na+ कॉर्नर पे है तो क्लोरीन कहीं पर है ना, कोई बॉडी सेंटर्ड में, कोई फेस सेंटर्ड में, सारा काम उनके जिम्मे है, उनके हवाले करते हैं हम लोग आयनिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल की शक्लों को। कोवलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल की शक्लों की चर्चा हम लोग अपनी क्लास में करेंगे। तो क्या सर आप सारे कोवलेंट बॉन्डिंग कराओगे? बिल्कुल नहीं। मेरा कोवलेंट बॉन्ड का जो क्लियर कट मोटिव रहने वाला है वो रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट के सराउंडिंग में। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट से आगे पीछे कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड भी कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन डी और एफ के कंपाउंड में एक और भी चीज होनी शुरू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग। डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे होते हैं, T2G EG बनता है उसके अंदर, है ना। उसके अंदर हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसमें बोलते हैं CFSC का कॉम्प्लेक्स। सो कहीं ना कहीं वहां पर चर्चाएं थोड़ी अलग पर्सपेक्टिव से चल रही होंगी। उनको पढ़ने के लिए हमें कुछ अलग थ्योरीज, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, हमें कुछ उन चीजों की चर्चा करनी है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग की इस यूनिट में इतना ड्रास्टिक जाने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग की जो चर्चा है वो सीमित रहने वाली है पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। और मैं आपको जानकारी के लिए बात बताऊं, कोवलेंट बॉन्ड आप मेरे पास भी पढ़ रहे हो पी ब्लॉक एलिमेंट में, आप वहां भी पढ़ोगे डी ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन आप लोन पेयर्स सिर्फ मेरे पास पढ़ोगे। कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन का कोई सर या कोई मैडम ये नहीं बताएगा कि बेटा आयरन मॉलिक्यूल पे देखो ना 2 लोन पेयर है? कोई नहीं बोलता। आपने पूछा भी नहीं कि सर यहां पर ये जो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए इनको आप लोन पेयर्स की तरह क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये लोन पेयर्स क्यों नहीं बोल रहे हो, आपने कभी नहीं पूछा होगा। आपको जब सर ने पढ़ाया होगा कि यार आपके पास कंपाउंड मान लीजिए Mn, हल्का सा ओवरव्यू बता रहा हूं कि आप लोग क्या चीजें मिस करते हो, क्या चीज नहीं समझते हो, जो चीज यहां समझोगे। MnH2O6 2+, ध्यान से देखना किस प्रकार से ये जो मेरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन से अलग है। क्या फर्क है कोऑर्डिनेशन और इस वाले चैप्टर में, वो जरा देखने की कोशिश करते हैं। जब हमसे पढ़ाया जाता है MnH2O6 2+, ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और कंप्लीटली कोवलेंट कॉम्प्लेक्स है भैया। चार्ज बेशक से बना रखा है, लेकिन जो Mn है वो H2O लिगेंड के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। ये ऐसा बॉन्ड है जो एक 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करवा रहा है। और इसके आपने 2 यहां बनाए, 2 यहां, 2 ऊपर एक नीचे करके ऑक्टाहेड्रल बना के रख दिया। लेकिन जब मैं Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां तक मेरा दिमाग याद कर पा रहा है ये है 3d5 एंड 4s2। और 3d5 4s2 को अगर मेरे को लिखवाओगे तो शायद कुछ इस प्रकार से लिखा जाता था कि आपके पास ये 3d5 हो गया, फिर यहां पे 4s हो गया, फिर आपको आगे 4p बनाने को दिया जाता था, फिर आगे आपको d बनाने को दिया जाता था। याद आ रहा है कुछ? VBT के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करते थे कि सर 3d5 4s2 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो तो Mn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट का, और अगर Mn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट का है तो क्लियर कट बात है सर, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, सिर्फ D के 5 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे और बाहर पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। और इन्हीं एरिया में बाहर से 6 वाटर के मॉलिक्यूल लेकर आते थे और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, 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 यहाँ चला गया और आप बोलते थे सर देखो ना, देखो ना, देखो ना सर ये है 1s3p2d sp3d2 हाइब्रिडेशन का मॉलिक्यूल, निकल जाते थे। लेकिन किसी ने तुमसे ये नहीं पूछा कि इन इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ। कोई ये नहीं बोल रहा कि बेटा Mn के ऊपर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। याद करो कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन पड़े होते थे उनको हमें रिप्रेजेंट करते थे भाई, कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जब बोलते थे कि सर 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 में से अगर 3 के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता था तो 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया जाता था। उस 1 इलेक्ट्रॉन की चर्चा मैं वहां पर करता था। जब मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा हूं CF3 मॉलिक्यूल का और मैं उस 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की बात करता हूं तो वहां करा जाता है, वहां बताया जाता है। लेकिन यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों को कभी भी आप लोगों ने कभी लोन पेयर का नाम देकर नहीं सुना होगा।
इन इलेक्ट्रॉनों को कभी भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। तो सर इन इलेक्ट्रॉनों का रोल है क्या, ये आए किस लिए हैं? तो जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हो तो ध्यान रखना, वहां पर अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन है या वहां पर अवेलेबल सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन है, उनका सिर्फ एक रोल है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताने के लिए आए हैं। याद करो इन इलेक्ट्रॉनों की हेल्प से ही तो आपको आगे पता चलता है कि इसकी CFSC की वैल्यू कितनी है, 0। अरे यार यही तो डी ऑर्बिटल है जो तोड़ता है मूर्ख, ऐसे बनाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कोई लोन पेयर जैसा कंसेप्ट नहीं है, वहां पर सिर्फ कंसेप्ट एक जैसा ही है कि वहां पर सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स का रोल बॉन्डिंग में नहीं है। बॉन्ड बनाने में सेंट्रल एटम का कोई इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हुए भाई, डी के इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 के 5 यहां पड़े हुए हैं। बॉन्ड बनाने के लिए बारी किसके है? बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ये दे रहा है भाई, कंप्लीटली सराउंडिंग एटम दे रहा है। वहां पे बॉन्डिंग में कंप्लीटली सराउंडिंग का इंटरेक्शन है। लेकिन जब मैं बात करूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट की, जब मैं बात करूंगा नाइट्रोजन की, कार्बन की, फास्फोरस की, सल्फर की, उस केस के अंदर इनके पास कुछ ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स बनाए जाएंगे। ये कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब बाहर से किसी को बॉन्ड बनाने के लिए आना होगा तो वो इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके उस बॉन्ड में कार्बन के इलेक्ट्रॉन का रोल भी और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का भी रोल है। ध्यान रखना, बॉन्डिंग बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं और यही चेंज इन बॉन्डिंग बिहेवियर ये है कि हमें इसको पढ़ने के लिए एक नए चैप्टर के पास ही जाना पड़ता है। ये पुराने चैप्टर के बस की बात नहीं थी केमिकल बॉन्डिंग के। तभी क्लास 11th में पढ़ाया जाता आपको केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 12th में पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेशन, और भी बिल्कुल आगे 9वां 10वां चैप्टर है ये शायद। कि भैया पहले तो दिमाग अपना डेवलप कर ले कि नॉर्मल बॉन्डिंग किस प्रकार से करी जाती है ना, उसके बाद हम तुझे बताएंगे कि भैया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग किस प्रकार से करी जाती है। आई होप आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। क्या बात सबको क्लियर है? क्या आपको ये चर्चा एकदम समझ में आ पा रही है बेटा? क्या आपको चर्चा समझ में आ रही है कि किस प्रकार से मेरे जो मॉलिक्यूल है, मेरा जो PCl5 है, मेरा जो CH4 है, मेरा जो अमोनिया है, कैसे ये मॉलिक्यूल्स मेरे इन मॉलिक्यूलों से अलग रहने वाले हैं। मेरे मॉलिक्यूल में लोन पेयर आएगा सर, मेरे मॉलिक्यूल में लोन पेयर का रिपल्शन आएगा सर। मेरा मॉलिक्यूल कहीं अपने ऑर्बिटल्स को स्प्लिट नहीं कर रहा होगा सर, मेरे ऑर्बिटल्स के अंदर कहीं भी CFSC जैसा वो नहीं हो रहा होगा। मेरे मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ सराउंडिंग एटम का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर मामला कंप्लीटली अपोजिट है। अरे यार अभी तक तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन को ऐसे समझने की कोशिश नहीं करी होगी, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि क्यों। इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर भी वो है, इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पर भी थे, लेकिन सर यहां पर कंसेप्ट ही कंप्लीटली अलग है यार। मैं तो पढ़ाते समय मुश्किल से दो थ्योरीज पढ़ाता हूं, एक्साइटेशन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उस बाद में हाइब्रिडेशन के थोड़ा सा डिटेल अंदर घुस जाता हूं, उसके अलावा मैं किसी चीज की चर्चा ही नहीं करता हूं। लेकिन वहां पढ़ने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो लिगेंड फील्ड थ्योरी, तो फलान थ्योरी, तो ढमकान थ्योरी, वहां पे आप 10 थ्योरीज के बारे में चर्चा कर रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉम्प्लेक्सेस का नेचर, बिहेवियर, बॉन्डिंग अलग था, इसलिए उनको पढ़ने के लिए भी हमें अलग चैप्टर्स के पास जाना पड़ा। इसलिए हमने कहा भैया तुम हटो, हमारे नजरों में मत दिख जाना, बस तुम हमारा प्यारे प्यारे चर्चा रहेंगे, प्यारे प्यारे मॉलिक्यूल्स की तरफ चर्चा कर रहे होंगे। और हमारी चर्चा स्टार्ट होगी कहां से बेटा? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं आपके सामने प्यारा सा रंग बिरंगा टेबल लगा दूं, ये आपके सामने प्यारा सा रंग बिरंगा एकदम चमकीला टेबल अगर मैं आपके सामने दिखा दूं दोस्तों, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई। आपको एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई आपको? आपको एक चीज क्लियर हो चुकी कि सर हमें इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं सुननी है। एफ ब्लॉक एलिमेंट तो छुपाई दिए मैंने, रेडियो एक्टिव है, उनके अंदर भी बिहेवियर कुछ कुछ इसकी तरह ही है ना। काफी डिफ्यूज ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके काफी फैले हुए ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, जब मैं बॉन्डिंग बना रहा होता तो यहां पर मेनली S और P के इलेक्ट्रॉनों का यूज होता है। याद करो ना, S ऑर्बिटल कैसा होता है? मस्त स्फेरिकल इन नेचर। P ऑर्बिटल कैसा होता है भैया? डंबल शेप। D ऑर्बिटल कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का। F ऑर्बिटल कैसा होता है? F ऑर्बिटल में डिफरेंट शेप्स होती है, बट इन जनरल मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 1 लोब है, यहाँ पे 2 लोब है, यहाँ पे 4 लोब है, यहाँ पे 6 लोब वाले जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो F ऑर्बिटल वाले होंगे। और जनरल चर्चा करूं तो मैं कुछ इस प्रकार के। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यहां पर S में अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन फेंक कर मारता हूं तो वो S के अंदर अवेलेबल 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डेंसिटी कितनी लेकर बैठा होगा? 1 लोब में ही ट्रेवल कर रहा होगा। लेकिन यहां पर P में जैसे ही मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाला, वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 लोब में पाया जा रहा है। जरा बात को समझो, जरा समझो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं। S ऑर्बिटल आपने ऐसे बना दिया, दिस इज योर S ऑर्बिटल।
पी ऑर्बिटल की चर्चा आपने करी ऐसे, दिस इज योर पी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की एक जनरल चर्चा कर रहे हो, दिस इज योर डी ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल का एक जनरल शेप अगर मैं बनाऊं तो दिस इज योर एफ ऑर्बिटल, दिस इज योर एफ ऑर्बिटल। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं कि एस में मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, पी में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, डी में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं और एफ में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, तो ध्यान से देखना, एस का वो एक इलेक्ट्रॉन एक लोब में ही घूम रहा होगा और एक लोब में घूम रहा होगा। तो अगर मैं पर लोब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करने जाऊंगा तो क्लियर है सर, एक इलेक्ट्रॉन एक लोब, एक इलेक्ट्रॉन दो लोब, एक इलेक्ट्रॉन चार लोब और एक इलेक्ट्रॉन 6 लोब। क्या आपको समझ में आ पा रहा है? जैसे जैसे मैं अपने ऑर्बिटल्स के अंदर लोब की संख्या बढ़ाता जा रहा हूं, सॉरी लोब इसको बोल रहा हूं बेटा, वैसे वैसे हर लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जा रही है। क्लियर है बात? और मूर्खों इतना पता होना चाहिए आपको कि जो ये लोब बना रखा है ना, क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाया जा सकता है। एस ऑर्बिटल में क्या बोला गया कि एस ऑर्बिटल के अंदर, पूरे एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहां 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 पाया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी, क्वांटम के अंदर यही पढ़ा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे पी ऑर्बिटल में क्या पता चला कि सर पी ऑर्बिटल में यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर पाया जाएगा या इलेक्ट्रॉन नीचे पाया जाएगा। कभी अपने आपके मन में यह सवाल तो उत्पन्न नहीं होगा, सर एक बात बताओ, सवाल मैं अब तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे मन में तो आया नहीं कभी वो सवाल, मैं पूछता हूं कि अगर मान लो आप खुद कह रहे हो कि पी में एक इलेक्ट्रॉन डाला है और ये दो लोब बनाने का मतलब यह है कि जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर पाया जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन नीचे पाया जाएगा। ये कैसे संभव हो सकता है कि ऊपर भी उतना पाया जा रहा है और नीचे भी उतना पाया जा रहा है? और जरा सोचो यहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर है और वही एक इलेक्ट्रॉन नीचे भी है, तो ऊपर से नीचे अगर आया होगा तो यहीं से तो होकर आया होगा, और जब यहां से ही होकर आया है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 क्यों है? इसको हम लोग नोड बोलकर रिप्रेजेंट करते हैं ना, राइट? यही बोलते हैं नोड, कि यहां पर सर एक नोड है, दिस इज योर एंगुलर नोड। मेरा सवाल तुमसे है कि एक बात बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, पी का एक इलेक्ट्रॉन, और पी के एक इलेक्ट्रॉन के लिए लोब ऐसे तो नहीं बनाते, पी ऑर्बिटल बनाते तो ऐसे ही है, और इसका लोब बनाने का मतलब यह है कि जितनी बार इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखेगा उतनी बार इलेक्ट्रॉन नीचे दिखेगा। इसका मतलब यह है कि वही एक इलेक्ट्रॉन यहां भी है यहां भी है। जरा सोचो ना, वो यहां से यहां जा रहा होगा तो यहीं से ट्रेवल करके जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भी पाया जाना चाहिए था, लेकिन वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पाया जाता, दिस इज योर नोड, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है यहां पर, या मिनिमम होती है। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? बहुत पढ़ लिया ना केमिकल बॉन्डिंग, आओ जरा थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। मोक्षी जैन कह रहे सर केमिकल बॉन्डिंग तो हो गया ना, कोई बात नहीं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग एक बार रिवाइज कर सकते हो अगर हो गया तो। अनन्या, अनन्या बात तक पहुंच रही है, बिल्कुल अनन्या तू पहुंच रही है बेटा। सवाल सबको समझ में आ गया? जो मेरे मन में सवाल था क्या वो सबको क्लियर हुआ कि सवाल क्या था? पढ़ लिया ना बहुत केमिकल बॉन्डिंग तुम लोगों ने? अब इसको देखो, ज्ञान के सागर में कूदते चलो। हमें एक आदमी बता के मर चुका कि जितने भी हम क्वांटम पार्टिकल्स की बात कर रहे होते, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं वो दोगले होते हैं, इनके दो चेहरे होते हैं, इनके दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर होता है। नेचर कौन कौन सा? वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो सर आप ग्राफ पढ़ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन के किसी एक नेचर के बारे में चर्चा कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का यहां पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का यहां पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। वो उनके दोनों नेचर्स की बात नहीं करता, किसी एक नेचर की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां पर तो अपने एक नेचर में होता है, और जब यहां से यहां जा रहा होता है थ्रू दिस, वो अपने नेचर को ही बदल लेता है। इसका मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर पार्टिकल नेचर में पाया जा रहा है, तो हमें पार्टिकल के पाए जाने की संभावना है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, पार्टिकल नहीं वेव बन चुका है। फिर इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर आया, उसने अपना नेचर चेंज कर लिया, वापस पार्टिकल बन चुका है। मतलब इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल नेचर के पाए जाने की संभावना 0 थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिकल में ही होगा, बस मैं कहना यह चाह रहा हूं कि उसका जौन सा भी नेचर रहा होगा, इस पॉइंट पर अपने उस नेचर को वो चेंज करता है। पहली एक्सप्लेनेशन तो हम लोग ये दे सकते हैं कि वो अपने डुअल बिहेवियर का इस्तेमाल करता है, और दूसरी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं यहां पर टनलिंग। टनलिंग क्वांटम पार्टिकल्स का एक ऐसा हथियार है बेटा, ऐसा हथियार है, कहीं पर अगर तुम्हें क्वांटम पार्टिकल से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल मिल जाए जिसका तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, उसका उत्तर टनलिंग है। आगे चल के पढ़ेंगे अमोनिया इन्वर्जन क्यों होता है, कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ऐसी कौन सी एनर्जी मिली कि इलेक्ट्रॉन कूद कर ऊपर चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। टनलिंग है सर इसका उत्तर भाई, क्योंकि जितने भी क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो सब क्वांटम बिहेवियर्स को अपने अंदर लेकर बैठे होते हैं। उस क्वांटम बिहेवियर में है उनका डुअल नेचर, उसी क्वांटम बिहेवियर में उनका टनलिंग, टनल बनाकर निकल जाना। क्या होता है आगे इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, पर क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ पा रही है? कहीं ना कहीं ऐसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया तो देखो ना उसका नेचर कितनी बार चेंज हो रहा होगा। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया तो उसको देखो ना उसका नेचर कितनी बार चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काफी फैले हुए होते हैं, काफी दूर होते हैं, इसलिए मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में लगाऊं, इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप सोचो डी का एक ऑर्बिटल है, फिर उस एक ऑर्बिटल में भी जब मैं बॉन्ड बनाने के लिए जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स सब जगह फैले हुए हैं, सब जगह उनके पाए जाने की संभावना है। क्या मैं बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं हर लोब के अंदर पाए जाने की संभावना धीरे धीरे कम हो रही है, या परसेंटेज कम हो रही है, कि यहां पे 100% पाया जाएगा तो यहां पे 50-50% है, यहां पे 25-25% है, यहां पे 16.66% बता हुआ है। यही कारण है कि इनके बॉन्डिंग बिहेवियर्स अलग प्रकार के होते हैं। जब मैं आप लोगों के सामने स्प्लिटिंग दिखा रहा हूं, मैं इन डी के इलेक्ट्रॉनों को कुछ समझता ही नहीं हूं अपने आगे भाई। मेरे लिए इनका कोई मतलब मेरे लिए सिर्फ ये कि काम बताने के लिए, सीएफएससी बताने के लिए है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ये डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। बॉन्ड बनाने के लिए मैं अपने ही इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया हूं, H2 अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, वो अपने पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर कर रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, उसे पता है, क्योंकि इनके डी के इलेक्ट्रॉन तो फैले हुए इलेक्ट्रॉन है, इनसे बढ़िया बॉन्ड बनाने के लिए मैं इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। क्लियर है? तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाने की बात चल रही है उसके लिए मैं सबसे अच्छे से इस्तेमाल करूंगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का। हाँ, इनके इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल होगा कब? चार्ज ट्रांसफर करवाने के लिए। कोऑर्डिनेशन पढ़ाते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पढ़ाते हैं, उनका इस्तेमाल करूंगा वहां पर चार्ज ट्रांसफर करवाने के लिए। लेकिन शुरुआती सिग्मा बॉन्डिंग बनाने के लिए मैं सिर्फ लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना केमिकल बॉन्डिंग, उसमें लिगेंड विगेंड कुछ नहीं है, उसमें सेंट्रल एटम भी है तो सराउंडिंग एटम भी है, हम दोनों ही इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यहां मैं बात करता हूं, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। और जब मैं बात कर रहा हूंगा कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल के नेचर को जज करने का सबसे पहला जो हथियार है, जो सबसे पहला शब्द है मेरे दिमाग में, वो शब्द आता है क्या बेटा? कोवलेंसी। वो शब्द क्या आता है? कोवलेंसी। किसी मॉलिक्यूल को कोवलेंट तब बोल सकता हूं जब मैं वहां पर उसकी कोवलेंसी या मैं वहां पर उसकी कोवलेंस बिहेवियर को, कोवलेंट बिहेवियर को डिफाइन कर सकता हूं। कोई मॉलिक्यूल कोवलेंट है कैसे पता चलेगा? कि सर उस मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शंस हुई है, मॉलिक्यूल बोल रहे हो ना आप, तो कहीं ना कहीं एक से ज्यादा आइटम्स होंगे वो एक दूसरे के पास आए होंगे, लेकिन वो जो उनका आना रहा होगा, उस आने के अंदर
वो जो इंटरेक्शन रही होगी उसमें ऑर्बिटल्स एक दूसरे में घुसे होंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुई होगी, और उस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का ही रिजल्ट है कि हम उसे कोवलेंट बोल रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस में क्या होता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मैंने वो एक इलेक्ट्रॉन उखाड़ के पूरा किसी और को पकड़ा दिया, मेरे पे प्लस का चार्ज, सामने वाले पे माइनस का चार्ज, ए प्लस बी माइनस। अब हमारे बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है दिस इज आयनिक इंटरेक्शन। बट कोवलेंट क्या है कि मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, भैया तू भी अपने इलेक्ट्रॉन दे, मैं भी देता हूं, हम दोनों मिलकर हेलो बनाते हैं, हम दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर किए जा रहे होंगे। सो कोवलेंसी का मतलब हुआ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी, कि कौन कितने कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। कोवलेंसी क्या हुआ? कोवलेंट बॉन्ड, और मुझे कोवलेंसी पता होनी चाहिए। वे सर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का, तो कुछ और तो नहीं पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग में आज से स्टार्ट? बिल्कुल बेटा आज से स्टार्ट है। यस अनन्या बिल्कुल सही कहा, इसी कारण से ही इनका पुअर शील्डिंग होता है। चलिए तो अगर इतना समझ में आ चुका कि भाई ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी, हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, तो मेरा तुमसे कुछ सवाल है, आप लोग मुझे बताना इनमें से किसको मैं कोवलेंट बॉन्ड बोलूंगा। एक एटम ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों कुछ करते हैं गुल्लू गुल्लू, और गुल्लू गुल्लू करने की वजह से इनके पास कुछ ऐसा बिहेवियर होता है। आप लोग मुझे बताना क्या इस नेचर को मैं कोवलेंट नेचर बोलूंगा? दूसरा, एक ए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास भर भर के पड़े हुए हैं, बी कह रहा है भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नंगा हूं, है ना। ए कह रहा है कि मेरे पास एक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, बी कह रहा है भैया मेरे पास भी एक ऑर्बिटल है बट उसमें कुछ भी नहीं है। ये लोग भी कुछ करते हैं और ये लोग भी कुछ करते हैं, और इसको भी कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं, आपके पास एक ऐसा ए है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और एक ऐसा बी है जिसके पास एक कंप्लीटली खाली जगह पड़ी हुई है, और ये लोग जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहे हैं और ये बन रहा है, तो यहां पे पहला इंटरेक्शन हुआ, यहां पे दूसरा इंटरेक्शन हुआ, यहां पे तीसरा इंटरेक्शन हुआ, और एक चौथा इंटरेक्शन और बना रहा हूं। फटाफट से मुझे बताओ इनमें से किसको मैं कोवलेंट बोलूंगा, किसको आयनिक बोलूंगा? विच इंटरेक्शन रिप्रेजेंट कोवलेंट, विच इंटरेक्शन रिप्रेजेंट कोवलेंट बिहेवियर या कोवलेंट बॉन्डिंग? इनमें से कौन सा इंटरेक्शन को मैं कोवलेंट बॉन्डिंग का नाम दूंगा? फटाफट से बताओ इनमें से कौन सा इंटरेक्शन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है? जल्दी बताओ। किस इंटरेक्शन को मैं कोवलेंट बॉन्डिंग बोलूंगा? संदेश, रोहन, रिया कह रही है फर्स्ट वाला कोवलेंट है, आकृति कह रही है फर्स्ट एंड सेकंड, आकांक्षा कह रही है फर्स्ट, गायत्री कह रही है सभी, फर्स्ट इज कोवलेंट, सेकंड इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट, अंशिका सैनी मेरे को मतलब नहीं है कोऑर्डिनेट को, मुझे शब्द ही नहीं पता कोऑर्डिनेट कोवलेंट क्या होता है, मुझे तो एक ही चीज पता है कौन सा कोवलेंट है। और दोस्तों उत्तर क्या है? उत्तर है कि ये कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, और ये भी कोवलेंट है, क्योंकि जिस जगह पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाए वो कोवलेंट है। एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है, दिस इज कोवलेंट बिहेवियर। ये भी एक कोवलेंट है। हाँ, उसको एक और बच्चे ने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, उसको बोला है सर ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ना। उसको क्या बोला है कि सर एक के पास ही सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, एक ने दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिया पर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करा, उसको दिया है और बुलाया कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अब हम दोनों के इलेक्ट्रॉन है। जहां पर भी शेयरिंग की चर्चा आ गई, जहां पर भी बात ओवरलैपिंग की आ चुकी है, उसको हम लोग कौन सा बिहेवियर कहते हैं बेटा? कोवलेंट बिहेवियर कहते हैं।
मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, जिस बच्चे ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, जब एक बॉन्ड बन जाता है ना, एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाता है ना, और अगर दोनों एटम्स एकदम एक जैसे ही है ना, हम डिफरेंट, कोई ऐसी मशीन आज तक नहीं बनी जो ये डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है। एग्जांपल समझिए, एक बच्चे ने बहुत अच्छे से वर्ड बोला कि सर ये एक बॉन्ड जो है ना, जो हम इसको बोल रहे हैं, इसको हम लोग किस नाम से देते थे कि एक ही के पास सारे इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एकदम नंगा पड़ा हुआ है, इसको हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेट, है ना, कोवलेंट बॉन्ड। याद करो, ऐसी बॉन्डिंग आपको कहां देखने को मिलती है? ऐसी बॉन्डिंग तो हम लोग को मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। याद करो ना, लिगेंड ही सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मेटल के ऑर्बिटल खाली पड़े हुए थे, पर हमने उसको कोवलेंट ही नाम दिया, क्योंकि जहां पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां पर भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाए, दैट इज योर कोवलेंट। एग्जांपल समझिएगा, आपके पास मॉलिक्यूल है NH3, बिल्कुल सुना होगा नाम आपने, और आपने ये भी जरूर सुना होगा कि इस NH3 मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर होता है, अमोनिया, तभी बेसिक होता है, लुईस बेस बोलते हैं इसको। अपने इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन H+ में, H+ याद करो कौन सा ऑर्बिटल होता है H+ का मतलब? हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही ऑर्बिटल नहीं तो है, 1s ऑर्बिटल। ये लोन पेयर अगर 1s ऑर्बिटल में गया और कंपाउंड बन गया NH4+, जिसमें 3 तो हाइड्रोजन है और चौथा तुम्हारा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट वाला बॉन्ड है। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो ये डिफरेंशिएट कर सके कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, कि ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, बिकॉज सबका बिहेवियर एक जैसा ही है। अल्टीमेटली दो एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ही हो रहे हैं भाई, कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? इसलिए आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बोला, अच्छी बात है, पर वो भी एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड ही है, ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि सर जहां पर भी एटम्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल की, किसी प्रकार के ऑर्बिटल्स की जहां पर भी ओवरलैपिंग हो जाए, जहां पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, दैट इज योर कोवलेंसी। तो सर इतना गा दिया कोवलेंसी, तो आयनिक भी बता दो। आयनिक बताए तो ए के पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और बी के पास मान लीजिए कोई खाली जगह पड़ी हुई है। ए ने अपना इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकाला बाहर और निकाल बाहर इसके ऊपर फेंक दिया, तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस का चार्ज, और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया माइनस का चार्ज। अब जो इनके बीच में होने वाला इंटरेक्शन है, दिस इंटरेक्शन इज आयनिक इंटरेक्शन, और इस आयनिक इंटरेक्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बी का है, खाली जगह के कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज वाला ये है, इसके पास ही सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। एक 100% आयनिक मॉलिक्यूल पता है किसे बोलते हैं बेटा? एक 100% आयनिक मॉलिक्यूल वो है, हालांकि दुनिया में कभी ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज एक आदमी, फजान रूल नाम का एक आदमी आके मर चुका, जो ये बात बोल के गया है कि नो कोवलेंट कंपाउंड इज 100% कोवलेंट एंड नो आयनिक कंपाउंड इज 100% आयनिक। इस बात पर भी आते हैं, पर फिलहाल इस बात को समझ लें कि ये एक आयनिक कंपाउंड है सर। 100% आयनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे? जिसके पास यहां पर कंप्लीट एक प्रोटॉन का चार्ज है, कंप्लीट एक पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का ही तो चार्ज हुआ, एक प्रोटॉन का चार्ज है, और जो इंटरेक्शन कर रहा है किसी बी माइनस के पास, जिसके पास कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब जब मैं चार्ज निकालने पे जाऊं इन मॉलिक्यूल का, तो इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसका चार्ज कितना है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर कोई दुनिया में ऐसा आयनिक मॉलिक्यूल मिल जाए जिसके कैटायन के पास इतना चार्ज है और जिसके एनायन के पास इतना चार्ज है, उस मॉलिक्यूल को ही सोचना कि ये 100% आयनिक मॉलिक्यूल है। हालांकि तुम्हें कभी ऐसा मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आयनिक बॉन्डिंग आएगी, उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल अपनी चर्चा किस चीज के अंदर है? कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर। तो फटाफट से पहले तो इस चीज में कमेंट करके मुझे बताओ, क्या आप लोगों को कोवलेंट वर्सेस आयनिक का बॉन्डिंग बिहेवियर समझ में आ चुका है? क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी क्यों कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही हम लोग इस प्रकार के डंडे बनाया करते हैं? कभी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर, कभी भी आयनिक बॉन्ड NaCl को कभी भी कोई ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करता, और कोई अगर ऐसे रिप्रेजेंट करता ना, उसको खींच के थप्पड़ मार के भाग जाना बेशक से, है ना।
ऐसा रिप्रेजेंट करना कंप्लीटली गलत है, बिकॉज आपने अगर डंडा बनाया मतलब आप कह रहे हो कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं। आयनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड नहीं होती, एक के पास ही पूरा होता है, दूसरा कंप्लीटली नंगा होता है। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से कमेंट करो, क्या मामला क्लियर है? कोवेलेंट वर्सेस आयनिक की कहानी क्लियर है? हाँ अनन्या कह सकते हैं बेटा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये मामला सबको क्लियर हुआ? चलो, अगर ये मामला आप सबको क्लियर हो गया तो अपने लिए एक काम आसान हो गया। हमें समझ में आ चुका है कि क्या चीज अब हमें पढ़नी है। हमें पढ़ना है कोवलेंट केमिस्ट्री के बारे में, और कोवलेंट में भी हमें ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं है सर। हमें सिर्फ आप इतनी मेहनत कराओ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, कि हमें सिर्फ इतना समझ में आ जाए बस। और इसमें भी ये रेडियो एक्टिव वाले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं 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 नहीं, इनको तो मतलब ही ना है ना। जो हैवियर अपने पास मेटल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे अपन। अपनी चर्चा प्यारे प्यारे मॉलिक्यूल्स तक सीमित रहेगी यहां तक। आइए जरा अब इसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं, जरा इसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। ये क्या मेरे से 7 फेरे लेगा? आवाज आ रही है ना भाई? खींचा तो नहीं है वायर वगैरह? चलो, आवाज आ रही है? मैंने बीच में वायर टच हुआ था, बस जानना चाहता हूं कि आप लोगों तक आवाज आ रही है। यस विष्मिता साहू बिल्कुल सही। नहीं बेटा, आप उसको जरूरी नहीं कि आप उसको आयनिक इंटरेक्शन कहो, क्योंकि बीच में उस पर कोवलेंसी आनी शुरू हो रही है। विष्मिता साहू ने एक अच्छी बात बोली है जो आपको बात सुननी चाहिए। विष्मिता साहू ने कहा ऑल कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड आर कोवलेंट बॉन्ड, बट ऑल कोवलेंट बॉन्ड आर नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन, एक बच्चा कहता है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी एक प्रकार का क्या आयनिक इंटरेक्शन है? नहीं भैया, इंटरेक्शंस की जब मैं बात करने पर आता हूं, तो सोचो कोई मॉलिक्यूल कब बनता है। तुम लोग बिल्कुल बेसिक एकदम जीरो से स्टार्ट कर लो। दुनिया में कोई मॉलिक्यूल कब बनता है? दुनिया में कोई 1 से 2 कब होता है? जब उन दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होनी शुरू होती है। वो अट्रैक्शंस वीक अट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, और वो अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं। भाई दो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं रात को कॉल कर लिया, रात को 12 बजे भाई बाहर आ, बाहर पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो शाम को 6 बजे भी कॉल करते कि आ जा यार, हम लोग बहाना मारते हैं, अरे आज मूड नहीं है छोड़ना यार, अरे नहीं यार भाई फलाने की दिन वो हो गया था, दिक्कत आ गई थी, अरे मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। इसका मतलब क्या है? दो डिफरेंट बॉडीज थी, दो डिफरेंट इंटरेक्शंस थे, एक के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, एक के साथ वीक इंटरेक्शन है, और इसी इंटरेक्शन से ही तो मॉलिक्यूल या परिवार बनता है। और जब आप वो परिवार बना रहे हो, जब वो मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो हो सकता है वो इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस रहे, और वो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से बनने वाला परिवार है, उसी परिवार को आप लोग मॉलिक्यूल बोलते हो। ये बेसिक फाउंडेशन है। ये इंटरेक्शन का नाम क्या है? आयनिक इंटरेक्शन या कोवलेंट इंटरेक्शन। तभी तो कोई मॉलिक्यूल या तो आयनिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? कोवलेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेक्शंस। लेकिन जरूरी नहीं सारे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग ही हो भाई। हम हर किसी से बात कर लेते तो जरूर थोड़ी ना हम सबसे शादी कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज जस्ट लाइक शादी। कुछ लोग दोस्त भी रहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, है ना। डेफिनेशन को अपने मन में ज्यादा वो लड्डू मत फुकाओ, यहाँ ध्यान दो। शादी का नाम लेते हैं ऐसे मुंह खिल जाते हैं इनके, पहले पेपर दे लो। कुछ स्ट्रॉन्ग है तो कुछ इंटरेक्शंस वीक भी है भाई, और उन्हीं वीक इंटरेक्शंस में याद करो ना मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, वेंडरवाल इंटरेक्शंस है? आप लोग पढ़ते हो और कौन से? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, पता नहीं कितना इंटरेक्शन पड़ता रहता है, तो पढ़ता है ना। ये भी कुछ इंटरेक्शन ही है, कुछ अट्रैक्शन ही है मॉलिक्यूल्स के बीच, बट ये वीक है। इसके अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल बॉन्ड, वो क्या नाम है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं बन जाते इनके इंटरेक्शन से। मॉलिक्यूल्स बनाने का काम इनका है। मॉलिक्यूल्स बनने के बाद जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, वो इंटरेक्शंस यहां लाई कर रही हैं। मेरा और मेरे भाई, मेरा जो भाई होगा मान लो परिवार का हिस्सा है, वो उसने एक मॉलिक्यूल, एक परिवार बना लिया, लेकिन पड़ोसी से थोड़ी ना परिवार बनेगा। पड़ोसी के साथ तो एक इंटरेक्शन रहेगा, लेकिन जो वीक रहेगा, जो इंटरेक्शन मेरे परिवार के कंपैरिजन में वीक रहेगा।
कल को वो पड़ोसी बुलाएगा, परिवार का कोई आदमी बुलाएगा, तो हम तो परिवार वाले आदमी की मदद करने के लिए भागेंगे ना यार। सेम वही चीज है। सो कोई बच्चा, एक बच्चा, ये मैंने ज्ञान क्यों दिया कि कोई बच्चा कहता सर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक प्रकार का आयनिक इंटरेक्शन है ना, गलत। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अलग इंटरेक्शन है भाई। जब मैं वीक फोर्सेस पढ़ रहा हूँ तो वीक में से थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देते हैं। ये एक अलग इंटरेक्शन है। आप लोग को F माइनस एक अनायन जो है वो किसी कटायन के साथ, किसी एक ऐसे कटायन के साथ इंटरेक्शन करता हुआ दिख रहा है। ये एक प्रकार का इंटरेक्शन जो कैसे इंटरेक्शन है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको ना आप आयनिक बोलो ना कोवलेंट बोलो। आयनिक कोवलेंट अलग चीज होती है, डाइपोल इंड्यूस वगैरह अलग चीज होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप में एक अलग चीज है। ये सिर्फ दोस्त है। ये मान लो थोड़े ज्यादा करीब आ गए और ये क्या हो गया, शादी हो गई, ये परिवार बन गया, ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। हमारी चर्चा अभी ना इसके ऊपर होने वाली है, ना इसके ऊपर होने वाली है, और ना इसके ऊपर होने वाली है। हमारी सारी चर्चा अभी सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर होने वाली है। क्लियर है? अच्छा हाँ, आप में से कुछ बच्चे जो अभी नए बच्चे, क्योंकि नया बैच में इंट्रोडक्शन देना भूल गया। इंट्रोडक्शन देना भूल गया। शायद कुछ बच्चे हैं जो मुझे नहीं पहचानते होंगे, मैं उनके लिए बता दूं। माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस। माय नेम इज दोस्तों अखिलेश मिश्रा। हालांकि ऐसे बच्चे कम ही होंगे। एंड जो मेरी ग्रेजुएशन है दैट इज फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विद इतने परसेंट मार्क्स एंड इतने साल में, 4 साल में फेल हुआ था मैं। जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है दैट इज फ्रॉम IIT दिल्ली। और जो जैम में मेरी रैंक थी, जैम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 11 थी, गेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 61 थी, और JRF मेरा था ऑल इंडिया रैंक 57 से। सो दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। क्या क्या टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने वाला रहूंगा इस वाले बैच के अंदर। मैं आपको एक केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट पढ़ा रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट के अलावा इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा उसके अलावा आपको और क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, बाकी 3 जो बड़ी यूनिट्स ऑर्गेनिक के, उन यूनिट्स के बारे में आप लोग मेरे साथ चर्चा कर रहे होंगे। शुरुआत कर रहा हूं मैं आपसे केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग। चलिए सो खेला शुरू करते हैं। स्टीरियो आपको प्रदीप सर पढ़ाएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको प्रदीप सर पढ़ाएंगे। मेरे पास जो हिस्सा रहने वाला है वो आपके पास यही ऑर्गेनिक का ये हिस्सा रहने वाला है। इनऑर्गेनिक का एक ये बेसिक यूनिट है जो आपकी स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि इस बेसिक यूनिट का आपको हर जगह इस्तेमाल करना है, तो पढ़ लोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ लेगा अगर एक बार तो। ठीक है सर, आप उड़ीसा से हैं? नहीं नहीं बेटा, मेरा बैकग्राउंड तो वैसे तो यूपी का है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ यूपी, गोरखपुर है ना। और वैसे जो मेरा, जहाँ मेरा कहते हैं ना बॉर्न एंड ब्रॉट अप टाइप की चीज, वो हरियाणा से, पानीपत से। तो तुम में से कोई अगर वहाँ दोनों का है ना, तो लाज रख लेना, बढ़िया से पढ़ लेना। सर थर्मो आप पढ़ा देना। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें कोई भी थर्मो पढ़ाएगा तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। अदरवाइज आपके जो रिकॉर्डेड बैच है, आप रिकॉर्डेड बैच में देख सकते हो, आपको मेरा एक्सेस मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तो आपको वहां से आप वो टॉपिक कर सकते हो। ओके, प्रीति राठौड़ जी। चलिए दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। हम लोग चर्चा कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। हमारी चर्चा का जो केंद्र था वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, आपने इतना कुछ गा दिया, ये समझा दो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। चैप्टर सर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे पेपर में नंबर आ सके, और दूसरा ताकि हम मॉलिक्यूलों की शेप जान सके। हमें मॉलिक्यूल को देखना जरूरी है यार, कैसा दिखता है। कल को तुम्हारी किससे शादी होगी तो सबसे पहले तुम फोटो ही तो मांगते हो, उनको फोटो भेजो उसकी, इंस्टाग्राम वाली नहीं, आधार कार्ड वाली ओरिजिनल फोटो भेजो। उसके बाद ही तो आप डिसाइड करते हो किससे ब्याह करना है या नहीं करना। आप उसके वो मांगते भाई उनका तनख्वाह कितने है, कमाता कितना है, हाँ? ये सब कुछ पूछा जाता है ना एक दूसरे से।
सेम उसी प्रकार से जब मुझे आगे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस करवानी है तो उससे पहले मेरे को उसकी शक्ल जाननी जरूरी है, और वो शक्ल बताने वाला काम ही करने के लिए हम लोग कहाँ पर आए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस टॉपिक के पास। ये बताएगा शक्ल कैसी है। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताने के लिए है, शक्ल बताने के लिए। और शक्ल तब पता चल सकती है जब आप लोग को ये पता चल सके कि कोई एलिमेंट जो है, चाहे बोरॉन हो गया, चाहे एल्यूमिनियम हो गया, चाहे नाइट्रोजन हो गया, ये कितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जरा खुद से सोचो कि मैं एक ऐसा एलिमेंट हूं और मैं दो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता हूं, मेरे दो हाथ हैं। तो जब मैं किसी और से जुड़ूंगा, किसी और से जुड़ूंगा, तो हमारी शेप कैसी दिखाई देगी, एक लीनियर दिखाई दे रही होगी। लेकिन जरा सोचो ना, मेरे यहां से भी दो हाथ निकले हुए होते, तो सिंपल सी बात है, दो लोग यहां से भी जुड़ते, तो अब क्या शेप लीनियर होती, नहीं। अब तो एक तरह का स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का शेप होता कि दो लोग यहां जुड़े हुए हैं, दो लोग यहां जुड़े हुए हैं। मान लो मेरे हाथ यहां से भी निकला होता तो एक आदमी यहां से भी जुड़ा होता। तो कहीं ना कहीं पहले मुझे यह समझना जरूरी है कि कोई एक एलिमेंट कितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ताकि बाद में हम इनको जोड़ना शुरू करें कि भैया ऑक्सीजन तुम दो बॉन्ड बनाते हो, नाइट्रोजन तुम्हें तीन बॉन्ड बनाना है, कार्बन तुम्हें चार बॉन्ड बनाना है, फ्लोरीन तुम्हें एक बॉन्ड बनाना है। पहले हमें इस चीज की चर्चा स्टार्ट करनी पड़ेगी। और इसी चीज की चर्चा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जिस आदमी के पास भाग के गया, डेट आदमी इज एक्साइटेशन थ्योरी। सबसे पहली आज की क्लास की जो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास रहने वाली है, डेट इज एक्साइटेशन थ्योरी। तुम भी एक्साइट हो जाओ, मस्त थ्योरी है। जिन्हों को नहीं पता कोवलेंट बॉन्ड कैसे पूछे जाते हैं, कोवलेंसी कैसे बताई जाती है, ये थ्योरी उनको वो सब एक्सप्लेन कर देगी। सर रिकॉर्डेड बैच भी है क्या? हाँ भाई रिकॉर्डेड बैच भी है। क्लास कितने टाइम चलने वाली है? अभी से भागने का मूड आ गया क्या बेटा? बोर हो गई क्या? हाँ, बोर तो नहीं हो गए बेटा? ओ ओ मुन्ना, रिकॉर्डेड बैच भी है। रिकॉर्डेड में से ना आपको सेक्शन में से या तो आप कॉल करके उनसे पूछ लेना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मिल गया तो वेल एंड गुड, तुम वहाँ से तुम्हें बहुत कुछ टॉपिक मिल जाएगा, टॉपिक पढ़ने वाला मेरे साथ। थर्मो वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी तो क्या है, पीरियोडिक पीरियोडिक, थर्मो केमिस्ट्री, गैशियस स्टेट, ये सब टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज आपको लाइव क्लास के अंदर पढ़ना होगा तो लाइव क्लास में भी हो जाएगा आपका काम। चल बोर तो नहीं हो रही ना? बस बोर नहीं होना। मेरी क्लास में जो बोर होगा फिर तुम पूरी जिंदगी में करोगे क्या, है ना। चलिए सो बात करते हैं एक्साइटेशन थ्योरी की। क्या बताने के लिए आया भैया, कौन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। मतलब हमें सबसे पहले क्या पता करना है, हमें पता करना है कोवलेंसी। कोवलेंसी क्या है? कोवलेंसी क्या है? मैक्सिमम नंबर या नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी। बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी कि कौन कितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है ना। हेलो, हाँ चल प्रणाम। एक मिनट रुक जाओ, एक पीपीटी अपलोड कर दूं। हाँ मिल गया है, प्रीति कह रही है मिल गया है मुझे। रिकॉर्डेड में खजाना करके कोई जगह होती है, वहां मिल जाएगा। मुझे नहीं पता, तुम देख लेना। वहां मिल गया तो तुम्हारे लिए सही में वो खजाना ही है, ठीक है। यू विल गेट वेरी गुड थिंग्स, वेरी वेरी गुड थिंग्स, है ना। अदरवाइज तुम लोग क्लास में तो पढ़ ही लोगे। चैंपियन तो तुम पूरे हो, इतना तो मैं तुम्हें जान चुका हूं। तेरी बाहों से तेरी राहों से अब न जाएंगे हम, ये इरादा है मेरा वादा है, ना 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 आएंगे हम। 13/10/2024। 13/10
शेयर। रुक जाओ भाई, एक टॉपिक की पीपीटी अपलोड कर दूंगा तो मेरे को पढ़ाना आसान हो जाएगा। चीका चिल्ली मत करो। ना 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 ला 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 ना 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 ना। तेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह के। हाय राम, घर से क्लास लेने में मजा आता है। ऐसा नहीं कि घर जाने में टाइम लगेगा। दूसरे कमरे में चले जाओ। चलिए, सो पीपीटी हो गई है शायद हमारी अपलोड। यस, ओके। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 1 प्रिपेयर्ड है। सो टॉपिक जो हम पढ़ना है, डेट इज कॉल्ड यूज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक जो मैं पढ़ना है वो है कंसेप्ट ऑफ कोवलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी। उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? उसके बाद पढ़ाऊंगा दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या पढ़ाओगे सर आप? फिर मैं पढ़ाऊंगा वीएससीपीआर एंड एनबीपीआर। टॉपिक खत्म। सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे थे वो है कोवलेंसी। कोवलेंसी क्या था? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी। क्या था? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी, फॉर्मेशन की एबिलिटी, उसे ही हम कोवलेंसी बोलते हैं। और उसको ही पढ़ने के लिए जिस थ्योरी के पास हमें भाग के जाना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन थ्योरी। क्या कहती है एक्साइटेशन थ्योरी? एक्साइटेशन थ्योरी कहते हैं, भैया इधर सुनो, एक बात मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें और कुछ आता हो या ना आता हो, तुम्हें कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी तो आती है। मैं सही मान रहा हूं ना? और मुझे बहुत सारे लोगों की नहीं चाहिए, नो। कभी तुम सोचो कि सर आपको तो पता नहीं कितने लोगों की इलेक्ट्रॉनिक, भैया मुझे चाहिए ही नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों से इस लाल घेरे में जो है ना, बस मैं उन लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता हूं कि आपको पता हो कि ये पहला पी ब्लॉक एलिमेंट, ये ध्यान रखना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन पी में कहां आएगा? पहला पी ब्लॉक एलिमेंट ये होता है। तो 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, है ना? ऐसे 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको और कुछ आए या ना आए, आपको ये एलिमेंट के नाम, है ना, ऊपर से नीचे जाते हुए, और आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कम से कम उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आती होगी, है ना? जिनको नहीं आता वो बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहो सीता जी सुने प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ सचिन सेंचुरी तेरी पूरी, फिर कल बाहर आई आत्मा या आंटी, है? हेमा नेहा और करिश्मा जीते रमी, इससे याद कर सकते हो। सो हम लोग बात कर रहे थे एक्साइटेशन थ्योरी की, और एक्साइटेशन थ्योरी के अंदर जो चर्चा मैं आपसे करवा रहा था, डेट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मैं कार्बन की ही चर्चा करूंगा। कार्बन के बारे में हमें विश्वव्यापी बात है, कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हमने कहा पहले इसी को चेक कर लेते हैं, ये 4 बनाता है, कैसे कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, क्या है? 1s2 2s2 2p2, यही होती है। और यही आपके पास कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि याद करो ये तो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, और इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों को तो हमें यूज नहीं करना। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसका बॉन्ड बनाने में मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करना। बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का, लिख दिया। एक आदमी इससे पहले बोलकर जा चुका था कि अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो एक इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करो, और हम लोग मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिसका नाम था लुइस। जींस वाला आदमी नहीं, दूसरा आदमी है लुइस। लुइस डॉट स्ट्रक्चर जिसके पढ़ा करते थे। तो हमने क्या बोला कि सर अगर यही बात है तो कार्बन के पास देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, बाहर से एक हाइड्रोजन को लेकर आओ, इसमें डाल दो, एक और एक बॉन्ड बनेगा। बाहर से दूसरा हाइड्रोजन लेकर आओ, इसमें डाल दो, 2 बॉन्ड बन गए। कार्बन तो 2 ही कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है सर, लॉजिकली देखा जाए तो, अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हो तो। है? कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है।
चांस ही उसके चांस हैं कि आ जाएगा। सर आपकी रिएक्शंस और रीजन बहुत अच्छे समझ में आता है सर, कोई बात नहीं बेटा, तो ये सब कुछ समझ में आएगा। मेरा पढ़ाया हुआ ऐसा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता जो बच्चों को समझ में ना आए, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैंने पहली बार पढ़ाना कब शुरू किया था? 2017 में आईआईटी का फर्स्ट ईयर था जिसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और आज हो गई 2026। मान के चलो कम से कम 7-8 साल तो हो गया। तो इतना तो एहसास हो गया कि बच्चे को मुझसे क्या चाहिए और मैं बच्चे को क्या दे सकता हूं, है ना। शक्ल पे मत जाना, यहां मजाक कर रहा था, पर ये मजाक नहीं था। तो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। हमने कहा सर कार्बन तो 2 ही बनाता है। फिर हमने बुला के थप्पड़ मारा खींच के, तो मार्केट में खबर फैली हुई है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तू कह रहा 2 बनाता है। 4 बनाता है, बना किसी ना किसी तरीके से। हमने कहा ठीक है रुको सर कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा, कार्बन के पास देखो यहाँ पर 2 ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और यहाँ पे कंप्लीटली खाली जगह पड़ी हुई है। तो अगर मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट करा दूं, कार्बन के उस इलेक्ट्रॉन को क्या करा दूं, एक्साइट करा दूं, तो जैसे एक्साइट करवाया क्या आपको फील हो पा रहा है? 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर कितने हो गए? 1 2 3। 2p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना, जो एक्साइटेशन हुई है वो कौन से ऑर्बिटल से कौन से ऑर्बिटल के बीच में हुई है? एक्साइटेशन जो हुई है बेटा वो कहां है? 2s से 2p ऑर्बिटल के बीच में हुई है। या फिर मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ns से np ऑर्बिटल के बीच में एक्साइटेशन हुई है। और जैसे ही मैंने एक्साइटेशन करवाया मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख गए, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए, मतलब मेरी वो कहानी सही हो गई। कहानी सही क्या होनी थी? कहानी सही ये होनी थी कि सर बाहर से हाइड्रोजन लेकर आओ, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, बाहर से हाइड्रोजन लेकर आओ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, बाहर से हाइड्रोजन, तीसरा यहां, बाहर से हाइड्रोजन, चौथा यहां। मस्त मेरा कार्बन किया हो, कार्बन की कोवलेंसी आ गई सर। एकदम चुप रहना, निकाल दी सर, कोवलेंसी 4 होती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, गजब की बात करती है। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हमने कहा एक काम कर, फटाफट से ना नाइट्रोजन की निकाल के दिखाते हैं। हमने नाइट्रोजन को कहा रुको भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है नाइट्रोजन की? 1s2 2s2 एंड 2p3। और जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी निकालनी नहीं आती, आप क्लास के एंड तक टिके रहो, तो मैं ट्रिक ही बता दूंगा। 1s2 2s2 2p3। 1s2 को मारो गोली, क्यों? इनर्शियल का इलेक्ट्रॉन है सर, फिक्स डिपॉजिट है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। बचे क्या? 2s2 2p3। तो ये रहा नाइट्रोजन, और ये रहा s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये रहा सर p ऑर्बिटल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज योर 2s2 2p3। हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड बनाओ, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। हमने कहा पहला हाइड्रोजन यहां आया, दूसरा यहां गया, तीसरा यहां गया। मस्त 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। पर हमने कहा यार एक बात तो सुन, यहां पर भी तो कार्बन के 2 बन रहे थे, पर तेरे खुद में चूल मची कि नहीं नहीं 4 बनाता है 4 बनाता है, तो तूने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया, और एक्साइट करा के तूने 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया। तो यहां पर भी तो है, देखो ये रहे इलेक्ट्रॉन, मस्त यहां पे पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दूं, तो जो अभी 1 2 3 बॉन्ड बन रहा था, जरा ध्यान से देखो, जो पहले 1 और 2 बॉन्ड बन रहा था, एक्साइटेशन करवाते ही 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया। मतलब हर एक एक्साइटेशन से 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं। तो सोचो ना सर, अभी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, अगर एक्साइटेशन करा दूं तो ओहो 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, बॉन्ड बनाते समय इतना क्यों खुश हो जा रहे हो आप? ऐसा क्या है बॉन्ड बनाने में, ऐसा क्या मिल रहा है आपको? मुझे नहीं, मॉलिक्यूल को मिल रहा है। क्योंकि हमने एक बात सीखी है, whenever there is attraction there is a release of energy। जब भी 2 बॉडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगी। तभी तो कोई मॉलिक्यूल क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना। क्योंकि अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 ही लोगों से अट्रैक्ट हुआ, लेकिन अगर वो 5 बॉन्ड बना सकता है तो 5 लोगों से अट्रैक्ट होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। इसलिए हर मॉलिक्यूल चाहता है ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाना। याद करो जब पुराने जमाने में रूल रेगुलेशन नहीं थे, राजा महाराजा कितनी कितनी शादियां करते थे, 100 शादियां, 200 शादियां। क्यों?
बिकॉज उन्हें भी पता है भाई संसार का नियम, वेन एवर देर इज अट्रैक्शन देर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। अब तो तुम एक कर लो तो सर फोड़ देंगे, संभाल नहीं पाओगे तो सर फूट जाएगा, पढ़ाई लिखाई कर लो। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? सो हमने कहा भैया हमें भी शादी करनी है, 2 और करूंगा। देखो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, उसने कहा शादी तो कर लेगा, लेकिन कार्बन के पास वो वैकेंट ऑर्बिटल भी तो पड़ा था, उसको शादी करके लाके कहां रखेगा, सड़क पे बिठाएगा उसको? घर तो चाहिए ना एक। यहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। और अगर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, इसका मतलब आप चाहकर भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा सकते, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट ही नहीं करा सकते, आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो सॉरी सर, आप 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो न्यूट्रल में। यही कारण है कि नाइट्रोजन कहीं भी पैदा हुआ है तो C ट्रिपल बॉन्ड है। पिरिडीन बनाते हैं तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है पिरिडीन बनाते हैं। कहीं पर भी नाइट्रोजन पैदा हुआ है तो बेचारा 3 बॉन्ड बनाने के लिए ही पैदा हुआ है। हमने कहा ठीक है भैया। अगर आपको नाइट्रोजन के 3 कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ रहे हैं, ये 3 से ज्यादा नहीं बना पा रहा, उसके पीछे का रीजन क्या है? नो वैकेंट ऑर्बिटल। इसी को लोगों ने कहा है, किसी अच्छी किताब ने नहीं, लोगों ने कहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंडीशन। और प्राइमरी कंडीशन क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के ज्यादा बॉन्ड बनाने के पीछे का पहला कंडीशन क्या होता है कि भैया आपको जितने बॉन्ड बनाने कम से कम उतने घर होने चाहिए, उतने आपके पास ऑर्बिटल्स होने चाहिए। नहीं है आपके पास, आप मस्त 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के खुश हो जाओ, अगर 3 से ज्यादा 5 बनाने की औकात नहीं है आपके पास, ड्यू टू प्राइमरी कंडीशन ही आपके पास नहीं हो। प्राइमरी कंडीशन क्या थी? वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना। सो अगर इतनी सी बात आपके पल्ले पड़ चुकी है तो जरा मुझे फटाफट से बताओ, ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 है, और फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 है, इनकी कोवेलेंसी क्या रहने वाली है? फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अनन्या का सवाल, सर इलेक्ट्रॉन को कैसे पता लगता है कि वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं? इलेक्ट्रॉनों को नहीं पता, मॉलिक्यूल्स को पता है, उस एलिमेंट को पता है, इस एलिमेंट को पता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल चाहता है, मैंने आपको बताया ना, हर मॉलिक्यूल चाहता है ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन। नाइट्रोजन खुद चाहता है 5, मैंने खुद देखा उसको, किसी और के कंधे पे सर रख के रोते हुए कि यार मेरे से 5 बॉन्ड नहीं बन पा रहे। उसके पीछे का कारण क्या है? 5 चाहता है, उसके पीछे कारण क्या है कि सर वो अट्रैक्शन ज्यादा चाहता है, बिकॉज जितना ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा उतना एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा। और क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि उसके पास घर नहीं है। तो अगर यहां पे घर होता तो नाइट्रोजन हाथ पैर मारता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ना पता हो पर इस एलिमेंट को पता है कि मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, क्योंकि इस एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। इतनी सी बात क्लियर है सबको? क्या बात है कलाकारों, तुम्हें इतना तो समझ में आ चुका है। इसका मतलब कि सर ऑक्सीजन जो है उसकी अगर आप कोवलेंसी की बात कर रहे हो तो इसकी कोवलेंसी है 2, और फ्लोरीन की कोवलेंसी की बात कर रहे हो तो इसकी कोवलेंसी क्या है दोस्तों? 1। क्या बात है, गजब, मजा ही आ गया। तो अगर तुम्हें इनकी कोवलेंसी ध्यान रखना, ये कोवलेंसी है, इनकी मैक्सिमम कोवलेंसी नहीं है। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? कितने मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, उस केस में एक एक जोड़ दिया करो। जिनके पास भी लोन पेयर होता है वो एक एक और कोवलेंसी बना सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवलेंसी तो 3 है, पर मैक्सिमम कोवलेंसी क्योंकि इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक और जोड़ दो, मैक्सिमम कोवलेंसी 4। ऑक्सीजन की नॉर्मल कोवलेंसी कितनी है? 2, पर मैक्सिमम कोवलेंसी 3। फ्लोरीन की नॉर्मल कोवलेंसी कितनी है? 1, पर मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। जिनके पास भी लोन पेयर होता है उसकी कोवलेंसी 1 बढ़ाई जा सकती है प्लस के चार्ज के साथ। कार्बन के कैसे मत अप्लाई कर देना, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, देखो ध्यान से, 4 एनपेड इलेक्ट्रॉन तो चारों से बॉन्ड बन गए, तो आप CH4 बना सकते हो, लेकिन आपको CH5 प्लस को बनाकर आइसोलेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको इतनी सी बात सबको समझ में आ चुकी होगी। और अगर इतनी सी बात क्लियर है तो कहानी के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं।
कहानी का अगला हिस्सा क्या है? ऑक्सीजन की कोवलेंसी कितनी होगी? 2। फ्लोरीन की कोवलेंसी कितनी होगी? 1। हमने बात करी फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस वहां पे कह रहा है कि एक बार आके मेरा भी चेक करके बताओ ना कितनी कोवलेंसी। हमने कहा भी चेक कर देते हैं, और हमने तो चेक भी नहीं करा। हमने क्या बोला? फॉस्फोरस देखो तुम नाइट्रोजन फैमिली के हिस्से हो, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी बेटा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी? 2s2 2p3। तो फॉस्फोरस की क्या होगी? इसके नीचे ही तो है। नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, तो फॉस्फोरस क्या होगा? 3s2 3p3। बस पीरियड ही तो चेंज हुआ है, तो उसका नंबर चेंज कर दिया, 2 की बजाय 3 कर दिया, बाकी इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है। लोगों ने पूछा भाई फॉस्फोरस कितना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो भाई मैंने पहले फॉस्फोरस के पास जा रहा, मैंने कहा मैं बताता हूं, 3 बनाएगा ये। हाँ 3 बनाएगा। नाइट्रोजन फैमिली का आदमी है, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। क्या हो रहा है यार? नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बाहर से एक हाइड्रोजन को लेकर आओ और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने की बात करो। बहुत बढ़िया भैया। हमने कहा यार इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दो ना यार। उसने कहा नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके पास प्राइमरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, और प्राइमरी कंडीशन क्या थी? खाली जगह का होना। फॉस्फोरस ने उनको बुलाया, नुका इधर आना रे, तुम पता है मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है? पापा जी। अकड़ के बोला, क्योंकि फॉस्फोरस पीरियोडिक टेबल में 3rd पीरियड से बिलोंग करता है। फॉस्फोरस यहां पर है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर या क्लोरीन, ये सब के सब कहां के लोग हैं? ये सब के सब 3rd पीरियड के लोग हैं। तो सर ये गुंडे बदमाश टाइप के लोग हैं, इनके पास एक बड़ी कमाल की चीज पड़ी होती है, वो है डी ऑर्बिटल्स। अरे पहले पीरियड में पहले लाइन में कौन आते हैं? एस। कभी आपने 1p सुना है? 1p ऑर्बिटल या 1d ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो सुनोगा। ये पहली लाइन में सिर्फ क्या होते हैं? एस। दूसरी लाइन में क्या होते हैं? एस भी होते हैं और पी भी होते हैं। अरे बोलो। तीसरी लाइन में क्या होते हैं? एस भी होते हैं, पी भी होते हैं और डी भी होते हैं। चौथी लाइन में क्या होते हैं? एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ ऑर्बिटल भी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये फर्स्ट पीरियड का आदमी, ये सेकंड पीरियड का आदमी, ये 3rd पीरियड का आदमी? 3rd पीरियड के जो ऑर्बिटल्स जो लोग होते हैं तीसरे पीरियड वाले, उनके पास एक एक्स्ट्रा खाली जगह पड़ी होती है, उसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल। तो क्या मैं बोल सकता हूं 3rd पीरियड हो, चाहे 4th पीरियड हो, चाहे 5th पढ़ते रहो, इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। और हमें तो डी से मतलब था ही नहीं, हमें मतलब थी खाली जगह से। जैसे कार्बन के पास जब मैं बात कर रहा था, ध्यान से देखो, जब मैं बात कर रहा था कार्बन के बारे में दोस्तों, तो कार्बन के पास देखो ना खाली जगह थी, कौन सी थी? पी वाली। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को पी में भेज दिया था, 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p में भेज दिया था, ये वाली एक्साइटेशन कराई थी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए, बॉन्ड बना दिया। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं फॉस्फोरस की, तो मैंने कहा भैया फॉस्फोरस पे भी खाली जगह है, तो तुमने लिखा नहीं है। फॉस्फोरस के पास भी कौन सा खाली जगह है? 3d0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और डी में याद करो 5-5 डब्बे होते हैं, डी में 5-5 डब्बे और सब खाली पड़े हुए हैं। फॉस्फोरस ने कहा इतने खाली जगह है, तू छोड़, तेरा पूरे खानदान को बुला ले, उतने लोगों को बिठा दूंगा। तो फॉस्फोरस एक्साइट होना चाहता है कौन से ऑर्बिटल से? 3s ऑर्बिटल से। कौन से ऑर्बिटल तक? 3d ऑर्बिटल तक। और जैसे 3s से 3d में ऑक्साइड हुआ, आपको समझ में आ पा रहा है? यहाँ के 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ के 3p में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और यहाँ के 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 5। इसका मतलब अगर ऊपर वाली पिक्चर को देखोगे तो यहां तो इस बेचारे की कोवलेंसी जो है वो सिर्फ 3 ही रहने वाली है, लेकिन नीचे वाली पिक्चर में उसकी कोवलेंसी 5 हो चुकी है। क्या इतनी सी बात सबको क्लियर हुई या नहीं? पहले फटाफट से कमेंट करो, क्या इतना सा मामला सबको क्लियर है? हाँ रोहन, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा पेन सा फील हो रहा था चेस्ट के नीचे।
क्लियर है मामला सबको? हम बहुत खुश हो गए, हम राजी राजी गए कि भैया ओ फॉस्फोरस तो 5 शादियां करेगा, और चाहता भी है ना, है कि फॉस्फोरस याद करो जितने शादियां करेगा उतना अट्रैक्शन होगा, जितना अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो हम तो खुश हो गए भैया फॉस्फोरस 5 शादियां करेगा। लेकिन जरा सोचो, जब कार्बन के केस में मुझे एक्साइटेशन करवाना था, जब मैं कार्बन के केस की बात कर रहा था, तो क्या फील कर पा रहे हो? इन केस ऑफ कार्बन एक्साइटेशन NS से NP के ऑर्बिटल में था, और वो दोनों अगल बगल थे, और दोनों जब अगल बगल थे, कार्बन के केस में कहां से कहां जाना था? यहां से एक्साइटेशन करवानी थी। लेकिन फॉस्फोरस के केस में आपको समझ में आ रहा है, आपको एक्साइटेशन यहां से यहां करवानी है। क्या आपको लग रहा ये एनर्जी गैप ज्यादा है? और अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो ये एक्साइटेशन करवाना मुश्किल हो जाएगा। कार्बन के केस में तो कुछ भी नहीं था सर, ये देखो ना कार्बन का केस कहां गया, थोड़ी देर पहले बनाया था, ये रहा। कार्बन के केस में जो एक्साइटेशन करानी थी वो कहां से कहां थी? SP अगल बगल। तो यहां पे यहां से कूदाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, एनर्जी गैप ज्यादा नहीं थे, कूद गया। लेकिन इस केस में तो भैया आंखों से ही दिख रहा है एनर्जी गैप ज्यादा है। और अगर एनर्जी गैप ज्यादा है, क्योंकि हम खुदा S से D में रहे हैं, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होगा? जब हम उसकी एनर्जी को क्या कर लेंगे? डिक्रीज कर लेंगे। सुनो कहानी को ध्यान से। कार्बन के केस में यहां से यहां कूदना था, S से P में कूद गया। फॉस्फोरस के केस में यहां है, S से D में कूदना है, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। और अगर ज्यादा बड़ा गैप है तो कूदाने के लिए पॉसिबल क्या है कि पहले इसकी एनर्जी को कम करो सर, इसके एनर्जी गैप्स को कम करो, तभी एक्साइटेशन हो पाएगी। और जब एक्साइटेशन हो पाएगी तभी आप 5 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इन दो ऑर्बिटल्स, कौन से? S और D के ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए जिस नई थ्योरी के पास मुझे जाना पड़ेगा, दैट थ्योरी इज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। कहानी समझ में आ गई? कहानी में दो लोग हैं, कौन कौन? एक कार्बन और एक फॉस्फोरस। कार्बन खुदा दिया था, क्यों? क्योंकि कार्बन को सर S से P में ही तो जाना था। फॉस्फोरस में दिक्कत क्या है? फॉस्फोरस में S से D में जाना है सर, और हमें पता है पहले S ऑर्बिटल आता है, फिर P ऑर्बिटल आता है, फिर D ऑर्बिटल आता है, फिर F ऑर्बिटल आता है। तो कहीं ना कहीं S से D में जाने में एनर्जी गैप ज्यादा हो गई है, कुदाना मुश्किल है। मुझे इन गैप्स को कम करना पड़ेगा ताकि कुदाना मेरे लिए क्या हो सके बेटा? आसान हो सके। क्लियर है? और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिस थ्योरी के पास जाना पड़ा वो थ्योरी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। क्या है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी? जरा ध्यान सुनना। जब मैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की बात करता हूं तो हम लोग को दो प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़नी पड़ती है। पहली है चार्ज्ड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि जब मेरे पास कोई एलिमेंट है A, जैसे इस केस में मेरे पास एलिमेंट क्या है? फॉस्फोरस P। तो फॉस्फोरस एलिमेंट पर अगर मैं P पर प्लस का चार्ज बना दूं, या फॉस्फोरस एलिमेंट पर जब मैं P पर माइनस का चार्ज बना दूं, तो उस केस में मेरी इन एनर्जीज पे क्या फर्क पड़ता है? पहले तो आप लोग को यह समझाने की जरूरत है कि ये एनर्जी बनी कैसे, बाकी बातें बाद में, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। तो मुझे आप लोगों को एक ये चीज समझाने की जरूरत है। समझिए, ध्यान समझना बेटा बात को। मेरा सवाल आप लोगों से बेटा, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है? क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा यहां पर, चाहे लेक्चर हमारा थोड़ा डिले आगे तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने इस बेसिक कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो ही नहीं सकती। व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? किसी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? 1 2 3 13 14 15 20 क्या हो सकती है? रोहन निगम, क्या बात है बेटा, गजब बच्चा यार तू तो रोहन। आंसर क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ये क्या है? ये अज्यूम करी गई एनर्जी है। ये मैक्सिमम एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी होती ही नहीं इलेक्ट्रॉन की।
तो सर इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा ही जीरो है? अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करता हूं तो नंबर लाइन में इस तरफ जीरो वर्ड आता है, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर लिखे जाते हैं और इस तरफ नेगेटिव इंटीजर लिखे जाते हैं। आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा ही जीरो है, इसका मतलब जो एनर्जी होती है वो जीरो से भी कम होती है, मतलब नेगेटिव में। अरे हाँ, क्यों नहीं होती नेगेटिव में? फॉर्मूला नहीं पड़ता? एनर्जी एन बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये जो फॉर्मूले पढ़ते हो, इस फॉर्मूले में आपके पास एक एनर्जी दिखती तो है, वो कैसी एनर्जी होती है? नेगेटिव ही तो होती है। इलेक्ट्रॉन, अगर ध्यान रखना, यहां पे एक लाइन लिख भी रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन किसी शेल में या ऑर्बिटल में पड़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी शेल या ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, दैट मींस उसकी एनर्जी नेगेटिव ही होगी, मैक्सिमम ही जीरो होती है। और जीरो पता कब होती है? ये भी सुन लो, जीरो तब होती है जब वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? जीरो। और याद करो, न्यूक्लियस और इन्फिनिटी के बीच में कुछ शेल्स होंगे, n इजिकल टू 1 शेल, n इजिकल टू 2 शेल, n इजिकल टू 3 शेल। और हमें अच्छे से पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स, व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अरे प्रोटॉन है यहां पर, तो इस न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने को इधर अट्रैक्ट करेगा, एंड व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। मान लो पहले ही जीरो थी, उसमें से ही मान लो कुछ निकल गया, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज हो गई। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता कितनी होगी? -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा सोचो, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने फिर अपने पास बुलाया, तो फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। मान लो उसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज करी होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब इसकी एनर्जी कितनी हो चुकी है? -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां अट्रैक्ट कर गया तो उसने फिर दोबारा कुछ एनर्जी रिलीज करी होगी। मान लो इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर उसने रिलीज करी है बेटा, तो यहां पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अल्टीमेटली अगर इलेक्ट्रॉन यहीं घुस गया तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके खत्म, जीरो चार्ज, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन कर देगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो क्या मैं बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन सबसे अनस्टेबल कब है? जब वो न्यूक्लियस से दूर है। अरे इसको वो मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह, एक यहां है दूसरा इनफाइनाइट पे, तो बेचारा तो अनस्टेबल रहेगा ही रहेगा। ज्यादा इन लोगों में प्यार कब होगा बेटा? जब ये लोग एक दूसरे के पास पास होंगे। सो जितना ज्यादा पास आओगे उतना तुम एनर्जी रिलीज करोगे, उतना तुम स्टेबल हो रहे होगे। सो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कब होती है? न्यूक्लियस से मैक्सिमम दूर पर। इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी कब होगी? न्यूक्लियस के सबसे पास पर। क्या इतनी सी बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, एनर्जी घटेगी। यहां पे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा और इस केस में इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा। इतनी सी बात क्लियर है? आपको क्या बात बता दी सर? अब बस आप बता दो आपने बताया क्यों था, क्योंकि बेटा भी मुझे आपको ये बताना है ना
कि इसके और इसके बीच में कितना एनर्जी गैप है और हमें कितना एनर्जी गैप कम करना है ताकि ये खुदाना खुदाना हो सके। और खुदाना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर हमें ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। क्या इतनी सी बात क्लियर हुई बेटा? फटाफट से कमेंट करो प्लीज। बिल्कुल लास्ट फेज में चल रहे क्लास के, फटाफट से बताओ। सर मतलब अगर हम कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अब, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन तो एक ही होंगे इवेंचुअली। नहीं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक नहीं होंगे। हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो किसी ना किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही होगा, किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन में ही होगा, तभी वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन को खुला आवारों की तरह छोड़ दो तो वो नहीं रह पाएगा, है ना? तो वो एक अज्यूम्ड एनर्जी है कि इसको जीरो मान लिया गया। क्लियर है? स्टेबल होगा न्यूक्लियस के पास, अनस्टेबल होगा न्यूक्लियस से दूर। हमें इतना समझना चाहिए था। आओ एकदम लास्ट बात की तरफ चलते हैं, एकदम लास्ट बात की तरफ चलते हैं। लास्ट बात क्या है बेटा यहां पर? कि हमें इतना समझ में आ चुका है कि सर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि एस और पी के बीच में एनर्जी का गैप, या मैं बोलूं 3s 3p और 3d के बीच में एनर्जी का गैप, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एनर्जी का एकमात्र फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास? आपको याद है फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था एनर्जी एन बराबर होता -13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एन क्या होता था यहां पर? एन ही तो होता था हमारा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? अरे प्रिंसिपल, अरे ये 1s 2s 2p लिखते, ये जो पीछे लिखा होता है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या मैं यहां पे देख के नहीं बोल सकता हूं? या मैं इसको बोल रहा हूं ये n इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें कौन लाई कर रहा होगा? 1s। n इक्वल टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें कौन लाई कर रहा होगा? 2s और 2p। इसमें कौन लाई कर रहा होगा? 3s 3p 3d। क्लियर है? सो अब मुझे ये जानना था कि 3p और 3d में कितना फर्क है। पर मुझे फॉर्मूले से क्या समझ में आया? सर फॉर्मूला तो मेरे को ये कह रहा है इफ n सेम, अगर n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी भी सेम है। फॉर्मूले ने क्या बोला? इफ n इज सेम तो एनर्जी सेम। अगर n की वैल्यू सेम हो जाए तो एनर्जी भी क्या हो जाती है? सेम। तो जरा सोचो, आप तो ये पता करने की बात कर रहे हो ना कि फास्फोरस के 3s 3p और 3d में कितना एनर्जी गैप है। अरे सर एनर्जी गैप तो है ही नहीं, n यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। अगर n सेम होता है तो एनर्जी सेम होती है, हमें तो ये पढ़ाया गया है। n सेम है तो एनर्जी सेम है। अगर मुझे ये पता है तो भैया 3s 3p 3d तीनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स 3s 3p और 3d तीनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला गलत है सर। ये फॉर्मूले की दिक्कत है। फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स की तरह। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हुआ? वो एटम जिनके पास टोटली एक इलेक्ट्रॉन हो। मैं जिनकी बात करूं उसके पास एक छोड़ो 30-30 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बहुत है, 14 15 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। तो उसके लिए ये वाली चीज वैलिड नहीं होती। ये वैलिड किसके लिए? सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स की तरह। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट ये सब है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम 3+ हो गया, बोरोन 4+ हो गया, जितने भी हैं इन सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्लियरली कह सकता हूं कि 1s इससे ज्यादा एनर्जी होगी 2s की, 2s और 2p की बराबर होगी। इससे ज्यादा होगी 3s की, 3s 3p और 3d की बराबर होगी। इससे ज्यादा होगी 4s की, और 4s 4p 4d और 4f की एनर्जी क्या होगी दोस्तों? बराबर होगी। ध्यान रखना, आपके फॉर्मूले में आपको लग रहा होगा कि एनर्जी
और n दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज नेगेटिव का निशान है यहां पर। तो अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं तो एनर्जी भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। पर इससे सर मुझे वो रिजल्ट तो नहीं मिला जो आप मुझे बता रहे हो। हमें तो ये जानना है ना कि फास्फोरस के 3s 3p और 3d में कितनी एनर्जी, क्या गैप अवेलेबल है। आइए जरा इस गैप को सीखना शुरू करते हैं और क्लास को, इसी गैप को सीखने के साथ इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमें क्या समझ में आया? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए समझ में आया कि सर अगर मेरे पास n सेम तो एनर्जी सेम। इसका मतलब ns, np और nd न्यूक्लियस से एक ही डिस्टेंस पे लाई कर रहे होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था डिस्टेंस कम तो एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन्स की, डिस्टेंस ज्यादा। और अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? नशा मारते हो क्या? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर तो एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास तो एनर्जी कम। इसका मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे। और अगर डिस्टेंस सेम तो एनर्जी भी क्या हुई? सेम। इतनी सी बात अगर पल्ले पड़ चुकी है तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो ये रूल वैलिड था कि n सेम है तो एनर्जी सेम है, और अगर एनर्जी सेम है तो न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस क्या होगा? सेम। लेकिन हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे सर, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। चर्चा किसकी चल रही है? फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और अगर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की चर्चा चल रही है उस केस में एक नया इफेक्ट एक्टिव हो जाता है, और उसी इफेक्ट का नाम क्या होता है बेटा? उसी इफेक्ट का नाम क्या होता है? उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। और आप लोग जरा फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ s, p और d ऑर्बिटल, इन तीनों ऑर्बिटल में पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा किसकी है? ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कौन कर सकता है? तो हमें अच्छे से पता है s ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, p ऑर्बिटल की उससे कम, d ऑर्बिटल की उससे कम और f ऑर्बिटल की सबसे कम। और पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? कहीं घुसना। तो इस न्यूक्लियस के एनवायरनमेंट में घुसने की बात कर रहे हैं। तो जरा सोचो ना, जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था तो जरा ध्यान से देखो, है ना, ये फिर से हिलेगा तो नहीं ना? हाँ, जब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था वो रहा न्यूक्लियस, और ns, np, nd तीनों एक लाइन में चुपचाप से खड़े हैं, क्योंकि हमारा डिस्टेंस उसके साथ बराबर रहेगा हम सबका, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल का, और हमारी एनर्जी भी बराबर होगी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। लेकिन जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात आई, s ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, ये भाग के न्यूक्लियस के सबसे पास पहुंच जाएगा, ये भाग के न्यूक्लियस के सबसे पास पहुंच गया। इससे पुअर पेनिट्रेशन किसका है? इससे पुअर पेनिट्रेशन किसका है? p का। तो p भाग के न्यूक्लियस के यहां पर आ जाएगा। अरे बोलो। और सबसे वाहियात पेनिट्रेशन किसका है? d का। बेचारा d पेनिट्रेशन के नाम पे बस इतने से पे आके मर गया, निपट गया। ये क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि जब कहानी कार्बन की चल रही थी उस केस में इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां से यहां कुदाए जा रहे थे? अरे बोलना, तूने इसी को तो बोला था, कार्बन के केस में अगल बगल में इलेक्ट्रॉन कुदाए जा रहे हैं। इन केस ऑफ कार्बन, अगल बगल कुदाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं? इन केस ऑफ कार्बन में एनर्जी गैप्स क्या थी? कम, लो। लेकिन जब फास्फोरस की बारी आई, समझ में आ रहा है तुम्हें कहां से कहां फेंकना है? यहां से यहां फेंकना है। आपको लग रहा एनर्जी गैप हाई है सर, और इस एनर्जी गैप हाई को हमें लो करना पड़ेगा, इसको उठाकर इसके पास लेकर आना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर पाएंगे। और पास लेकर आने के लिए ही टू डिक्रीज द एनर्जी गैप, we required a theory। उसी थ्योरी को क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। तो पहले फटाफट से कमेंट करो, क्या आपको यह बात समझ में आ पाई कि जिन ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप्स सब एक लाइन में लगे हुए थे, कैसे फास्फोरस का जब केस आया तो एनर्जी सारी की सारी अलग अलग हो गई।
जब कार्बन का केस था तो हमें यहां से यहां जाना था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जब फास्फोरस की बारी आई थी हमें यहां से यहां जाना हुआ, अब हमें दिक्कत हो रही है। और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हमें एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, दैट थ्योरी इज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, जिसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। फटाफट से कोई बच्चा कमेंट कर सकता है अगर उसको आज की क्लास में कहीं पर भी कोई डाउट आया हो, ही और शी कैन आस्क। यस रोहन निगम, बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर एस की पेनिट्रेशन क्यों ज्यादा है? बिकॉज एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। एक बच्चा ने पूछा, सुनो 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 मूर्खो, सुन लो। एक बच्चा पूछ रहा है एस की पेनिट्रेशन ज्यादा क्यों हुई? तो जरा सोचो, न्यूक्लियस में चार्ज क्या बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा? जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है? जरा सोचो ना, एस ऑर्बिटल ये होता है, पी ऑर्बिटल ये होता है, डी ऑर्बिटल ये होता है। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? एस ऑर्बिटल में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में ट्रेवल कर रहा होगा। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो बेचारा वो दो लोब में बढ़ जाएगा, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो बेचारा चार लोब में बढ़ चुका होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? एस पर। और जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव सबसे पहले उसको अपने पास बुलाएगा। यही कारण है एस ऑर्बिटल सबसे पास रहेंगे न्यूक्लियस के, पी ऑर्बिटल उससे थोड़ा सा दूर, और डी ऑर्बिटल कहेगा भैया आसपास ही मत दिख जा, तू भाग जा, थोड़ा दूर ही हो, थोड़ा और दूर हो जा। और एफ ऑर्बिटल तो बोर्ड से भी बाहर वहां पड़ा हुआ होगा। क्लियर है? सो कौन पेनिट्रेट कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी पर। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे है, यहाँ पे दो जगह पे तो बढ़ जाएगा, 1/2 हो गया, वहां पे 1/4 हो गया। क्लियर है इतनी सी बात? मानव पेनिट्रेट अचीव करते, समझ में आ गया सर? मजा आ गया रोहन। अरे बेटा मेरी क्लास में मजा ही आता है बस। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।